डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम चैप्टर नंबर 7 पर हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, चैप्टर नंबर 7 के, और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखें तो डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एन एग्जांपल। तो आप देख सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। अगर एटम और आयन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एटम लूज कर रहा है और ये आयन लूज कर रहा है, तो फिर ऑक्सीडेशन होगी। इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन है। जब भी हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन को लिखा हो, हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन को लिखा हो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, ये निशानी है ऑक्सीडेशन की, तो ये आप याद रखिएगा। और रिडक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये भी आयन है, और आप देख सकते हैं कि इस आयन ने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सो ये दोनों जो हैं वो सेम है, इन दोनों इक्वेशंस में जो है इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। सो लेकिन यू कैन जस्ट राइट इट टाइट, आप ये दोनों लिख लो, मोर देन इनफ है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, गिव एग्जांपल्स। पहले हम ऑक्सीजन को लेकर बात कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ जब रिएक्शन करता है और जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, आप देख सकते हो जिंक ऑक्साइड ने यहाँ से ऑक्सीजन लूज किया, कार्बन को दे दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, और जिंक ने ऑक्सीजन लूज कर दिया तो वो जिंक रह गया। सो दिस इज़ बेसिकली नॉन एज रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इसमें आप कह लो कि ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, सो देयरफॉर इट्स रिडक्शन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन कहेंगे, ये एक अलग है। इसकी एग्जांपल भी आप देख लो। इसकी एग्जांपल है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर मिल जाता है, दोनों ही न्यूट्रल हैं, और ये वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल बनता है, तो ऑक्सीजन की जो है वो कह लो कि रिडक्शन होगी। सिर्फ हाइड्रोजन एड टू ऑक्सीजन, सो देयरफॉर इट्स कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन की जो है वो रिडक्शन हो गई है और वाटर बन गया है। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट? वैलेंसी में और ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत फ़र्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, और इट्स मेरली अ नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज apparent positive or negative charge assigned to an atom of an element in a molecule. For example, valency of hydrogen is 1, whereas its oxidation number is positive 1. Valency of oxygen is 2, whereas its oxidation number is negative 2. Valency of nitrogen is 3, whereas oxidation number is negative 3. यानी ये वैलेंसी लिखने का तरीका है और ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का तरीका है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। Differentiate between oxidizing and reducing agents. So oxidizing and reducing agents की बात करें तो डिफरेंस ये होगा, oxidizing and reducing agents में oxidizing agents an atom or ion molecules that oxidize other atom, ion or molecule by taking electrons from its called oxidizing agent. और इसी लिहाज से अगर हम reducing agent को देखें, atom, ion or molecule that reduces other atom और ion molecule। ठीक है। एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों को ऑक्सीजन देने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरों से ऑक्सीजन लेने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरों से हाइड्रोजन लेने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरों को हाइड्रोजन देने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और इसका मतलब है कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने वाला। सो इट ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंसेस बट रिड्यूसेस इटसेल्फ। इट रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंसेस बट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। इट्स गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल्स HNO3, KMNO4, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम, पोटाशियम, आयरन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। जी तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है वो क्या डिफरेंस होगा? सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज कम्प्लीटली, यानी जो टोटली ज़्यादा आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे लेट्स से दैट अगर आप 10 मॉलिक्यूल्स लेंगे NaCl के, तो 10 के 10 ही सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ आयन्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होते। सो बहरहाल जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेबल कंपाउंड्स हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एंड प्रोड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ आयन। डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग आयनाइजेबल कंपाउंड्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आयन्स बनाने की कोशिश करते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। जिनमें ये कॉमन एग्जांपल्स हैं सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको आप हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, विच इज़ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 2 हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है,
और साथ सल्फेट आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसके साथ ही सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन पैदा हो रहे हैं। सोडियम और हाइड्रोक्सी आयन भी जो है साथ साथ पैदा हो रहे हैं। सो हाइड्रोक्साइड आयन आप कह सकते हैं। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये होते हैं कि जो स्मॉल एक्सटेंट तक आयोनाइज होते हैं, यानी इतने ज़्यादा आयोनाइज नहीं हो जाते वो। अगर हम उनकी तरफ देखें तो ये पुअर कंडक्टर भी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा आयन्स नहीं होंगे एक सोल्यूशन के अंदर तो डेफिनेटली कंडक्शन भी अच्छी नहीं करेंगे। और इनमें एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का ये आपको फार्मूला नज़र आ रहा है। उसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और ये एसिटिक एसिड को आयनाइज किया जा रहा है पानी में। याद रखें ये वाले हाइड्रोजन आयन कभी भी बाहर नहीं आएंगे, ये वाला एक हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा, इसको हम एसीटेट आयन कहते हैं। ये आपने याद रखना है, एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन जो है वो डेवलप होता है। और उसके साथ जो है आप कह लें कि हमारे पास हाइड्रोनियम आयन जो है वो साथ बन रहा है। ठीक है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन का नाम देंगे। इसी तरह से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी आयनाइज कर सकते हैं। इसको आयनाइज करना कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये जो आयनाइजेबल कंपाउंड्स होते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, यानी ये वापस जो हैं इसी फॉर्म में आ सकते हैं। कैल्शियम आयन +2 चार्ज होगा और 2 हाइड्रोक्सी आयन जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ये भी जो आयनाइज होने का इसका मरहला है, आयनाइज होने का इसका प्रोसेस है, बहुत वीक है, इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन इज ऑन स्टील इज कैरिड आउट। यानी आपने टिन को स्टील पर जो है प्लेट करना है, यानी पेंट करना है, चढ़ाना है, इसको बिजली की मदद से ही होगा ये काम। तो कैसे किया जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील, टिन को स्टील पे करना है तो आपने क्या करना होगा? टिन इज़ यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील। टिन को अमूमन स्टील पर ही इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। यू कैन से कि बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टिन सॉल्ट। टिन सॉल्ट लिया जाता है, टिन सल्फेट वगैरह या टिन क्लोराइड्स वगैरह लिए जाएंगे। दिस द स्टील इज़ कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। वाइल जो इलेक्ट्रोड है वो अमूमन टिन मेटल का बनाना चाहिए। ये कुछ रूल्स होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, मैंने आपको सिखाए हैं मेरे चैप्टर में, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं एज अ नोट। व्हेन अ इलेक्ट्रिकल करंट पासिस थ्रू द सर्किट, टिन मेटल आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिपॉजिट ऑन इट। और फिर जो टिन मेटल आयन है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। दैट इज़ अ गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई स्टील इज प्लेटेड with nickel, right? That is nickel, इसका सिंबल Ni होता है। why steel is plated first with nickel before electroplating of chromium। यानी पहले निकल, लेट्स से दैट हमारे पास अगर कोई प्लेट है स्टील की तो इसके ऊपर जो है पहले निकल को जो है वो चढ़ाया जाएगा। लेट्स से दैट कि ये पेंसिल का कलर जो है वो निकल है, और उसके बाद जो है आप कह लें ये ब्लू कलर में जो है वो क्रोमियम में कर देता हूँ, तो फिर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब पहले हम निकल को ही क्यों प्लेट करते हैं स्टील के ऊपर? ये मजबूती के लिए होता है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। स्टील इज़ यूजुअली प्लेटेड फर्स्ट विद निकल, या निकल आप कह लें, निकल का सिंबल जो है वो Ni होता है, या आप कॉपर कह लें, कॉपर का सिंबल Cu होता है। इसके साथ प्लेट किया जाता है एंड देन बाय क्रोमियम, और बाद में क्रोमियम के साथ। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट डज नॉट एडहेयर। एडहेयर का मतलब होता है जुड़ना, चिपकना। ये जो क्रोमियम है, अगर आप कहें कि ये अगर स्टील है तो क्रोमियम इसके ऊपर चिपक जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले आपको कॉपर को चिपकाना होगा, फिर कॉपर के ऊपर जो है वो क्रोमियम चिपक सकता है। इसलिए पहले कॉपर की प्लेटिंग या निकल की प्लेटिंग आप करते हैं। यानी अगर ये स्टील है तो यहाँ पर आपने क्रोमियम नहीं, इसको आप प्लेट कर सकते, क्रोमियम को यहाँ पे पेंट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ करंट इलेक्ट्रोलिसिस। आपको पहले जो है वो कॉपर को या निकल को प्लेट करना होगा। क्योंकि एडहेयर नहीं होता है, ये जो क्रोमियम है डायरेक्ट जो है वो स्टील के ऊपर जो है वो एडहेयर नहीं होगा। एडहेयर वेल ऑन द स्टील सरफेस, मोर ओवर इट अलाउज मॉइस्चर टू पास थ्रू इट। और जब क्रोमियम आप स्टील पे करेंगे तो मॉइस्चर वगैरह भी गुजर जाएगा इसके अंदर से। उसके साथ क्या नुकसान होगा कि पास थ्रू इट एंड मेटल इज स्ट्रिप्ड ऑफ, और ये ऐसे उतर जाएगा जैसे आपने कभी देखा होगा पेंट को अगर कोई क्रैक पड़ जाए तो आप आराम से स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, यानी आप उसको उतार देते हैं, इस तरह स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं। तो ऐसा कोई प्रोसेस हो जाएगा, यानी क्रोमियम आपको उतर जाएगा, एक झल्ली की तरह उतर जाएगा। द निकल एंड कॉपर प्रोवाइड एडहेशन एंड देन क्रोमियम डिपॉजिटेड ऑन द एडहेसिव लेयर। ठीक है,
सो कॉपर और निकल लास्ट लॉन्गर। अब कॉपर निकल जो है वो स्टील के ऊपर ज़्यादा देर तक टिके रहेंगे और फिर क्रोमियम को भी चिपकाए रखेंगे। सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग रेजिस्ट क्रोजन, और ये जंग नहीं लगने देती है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है स्टील की, एंड गिव्स अ ब्राइट सिल्वरी अपीयरेंस। जिस तरह वो 125 का सिलेंसर किसी ज़माने में आता था बड़ा सिल्वरी सा, इस तरह का कोई सिल्वरी सा अपीयरेंस होता है ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ये आप कह लें इस तरह का अपीयरेंस होता है जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। ये भी क्रोमियम इसके ऊपर पेन के ढक्कन के ऊपर किया हुआ है, इसके स्पेशली इस कैप के ऊपर, तो इस तरह का सिल्वरी सा अपीयरेंस आता है। सो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आठवां सवाल है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये देखें आप, यहाँ पर एल्यूमिनियम है और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। ये आपको पता है हेड के साथ जब इलेक्ट्रॉन निकलें तो ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, आपने एक्सप्लेन करना है कि जो रिएक्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज के ऑर्डर पे आपने जो है लिखना है। सो देखते हैं। सो एल्यूमिनियम हैज़ लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, आपको नज़र आ रहा है ये इक्वेशन में, ये पॉजिटिव 3 चार्ज हमें इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, यानी एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन खो चुका हुआ है। सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 0 to +3। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो है दैट इज़ +3, तो दैट इज़ बिंग चेंज्ड विच प्रूव्स ऑक्सीडेशन। जब आप 0 से पॉजिटिव की तरफ आते हो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब आप 0 से नेगेटिव की तरफ जाते हो इसको रिडक्शन कहते हैं। तो ये भी एक अच्छा हिंट है याद रखने का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जांपल दैट कन्वर्जन ऑफ एनायन टू एन एटम, एक एनायन को आप एटम बना रहे हो, इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एनायंस क्या होते हैं, दे आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जिस तरह अभी हमने बात की है ऊपर एल्यूमिनियम +3 की, दैट इज़ अ पॉजिटिवली एन आयन। ये एनोड की तरफ, सॉरी ये तो कैटायन है। एनायंस आर बेसिकली दे आर नेगेटिवली चार्ज आयंस, जैसे कि क्लोराइड है, जैसे कि ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, जैसे कि आई डोंट नो यू कैन टॉक अबाउट नाइट्राइड एंड नाइट्रोजन का -3 चार्ज होता है। सो ये सब एनायंस हैं, एंड दे आर आस्किंग कि अगर ये एटम बन जाते हैं तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, पर कैसे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव है NeGATiV, नेगेटिव आयंस व्हेन कन्वर्ट इनटू एन एटम, जब नेगेटिव आयंस एटम बनते हैं तो वो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, वो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये Cl नेगेटिव है अभी जो मैंने आपको बताया। अब ये हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन एक ही निकला, इसमें एक चार्ज है, तो ये न्यूट्रल हो गया है, तो दैट इज़ बीइंग समथिंग लाइक ऑक्सीडेशन। जब भी हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन होगा यू कैन से कि ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं तब ऑक्सीडेशन जो है वो होती है, और अगर आप 0 से -1 की तरफ आ रहे हैं तो दैट इज़ रिडक्शन। पर इसको छोड़ें अभी आप, यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज। यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन जो है उस पर -2 चार्ज होता है, और अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट लिटरली से इसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और ऑक्सीडेशन हुई है। तो इसको, इस बात को आप याद रखें। स्टूडेंट्स, द 10th क्वेश्चन है, हाउ डज द एनोड कैरीज नेगेटिव चार्ज। एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल, बट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जस्टिफाई विद कमेंट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं कि वाई डज द एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज, एनोड पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है इन अ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में, बट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एनोड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, गैल्वेनिक सेल में। याद रखिएगा गैल्वेनिक सेल में चार्ज ऑपोजिट हो जाते हैं। वैसे तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो एनोड है वो अमूमन जो है वो पॉजिटिवली ही चार्ज होता है, और कैथोड जो है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। बट यू कैन से कि ये प्रोसेस जो है हमेशा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉसिबल होता है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप हमेशा देखोगे कि एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आप, ये बिजली यूज़ करने वाला सेल है, इसकी खासियत ये है कि ये करंट को यूज़ करता है, ये बात याद रखो। सो गैल्वेनिक सेल जो है, जैसे घर में आपके तोशीबा सेल वगैरह जो घड़ी चल रही है जिससे, या कोई भी ऐसा सेल जो बिजली बना रहा है, तो गैल्वेनिक सेल उसको कहोगे आप। लेकिन उसमें ये प्रोसेस हो जाता है कि एनोड जो है वो नेगेटिव हो जाता है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बात अगर आप भूल जाते हो तो बहुत बड़ा मिसहैप होगा और कॉन्सेप्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो इस बात को आपने याद रखना है।
सो अगर गैल्वेनिक सेल की बात करें तो आपको बता दिया कि एनोड नेगेटिव हो गया और कैथोड जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो जस्टिफाई द कमेंट, इसको हमने सच कैसे समझना है या इसकी इंसाफ कैसे करें इस कमेंट के साथ। तो इन गैल्वेनिक सेल जैसे बताया आपको, एनोड जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड को दे रहे होते हैं। यानी आप जिंक को देखें, ये जो है इलेक्ट्रॉन्स दे देगा जिंक जो है। सो जिंक जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो डेफिनेटली इट विल बी समथिंग लाइक नेगेटिवली चार्ज। इन दिस वे द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन टू एनोड, एनोड को इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी मिल जाते हैं, विच मेक्स इट नेगेटिव, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो नेगेटिव हो जाता है। इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इसलिए भी होता है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात नहीं कर रहे हैं। सो ये बात आपको पता लगनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड इन डेनियल सेल। याद रखिएगा डेनियल सेल भी एक गैल्वेनिक सेल है और ये पूछ रहा है कि आखिर जो यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिंक इलेक्ट्रोड से डेनियल सेल में कहाँ जा रहे होते हैं, तो इसकी बात करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये है डेनियल सेल आपके सामने, राइट। सो दिस इज़ अ डेनियल सेल और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और यहाँ पर जिंक जो है वो एनोड का है। सो इसका आंसर जो है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। सो इन डेनियल सेल जिंक ऑक्साइड्स ऑक्सीडाइज जिंक ऑक्सीडाइज स्पॉन्टेनियसली एंड गिव टू इलेक्ट्रॉन। जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ा होता है, ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए हेड की तरफ, तो ऑक्सीडेशन हुई है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द वायर to the external circuit towards copper cathode. From here it electrons are gained by the copper ion and get reduced. और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जो है सिचुएशन है जिसमें जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कॉपर कैथोड की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पर ये जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। ये देखें ये कॉपर जो है ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और यू कैन से ये कॉपर ये कैथोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन जो आया है ये कॉपर रिसीव कर लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। आप देखो ये कॉपर है जो कि आयन है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, सो सॉलिड हो जाएगा। सो ये नीचे चिपक जाएगा कैथोड की तरफ, कैथोड में, तो इस तरह कैथोड मोटा होता रहेगा, थिक हो जाएगा। सो दैट इज़ द केमिस्ट्री कि कैसे जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फ्लो करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं डेनियल सेल में। Okay, let's move towards the question number 12. Why do electrodes get their names anode और cathode in galvanic cell? आखिर ये एनोड और कैथोड नाम क्यों रखे गए हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा गौर से सुनिएगा। इन गैल्वेनिक सेल जिंक ऑक्सीडाइजेस, अभी बताया था आपको मैंने। सो इलेक्ट्रोड्स एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। ऐसे इलेक्ट्रोड जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो तो होते ही एनोड है। यू नो दैट अगर वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी हो बेशक या वो गैल्वेनिक हो, एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होती है। सो सिंस जिंक इज ऑक्सीडाइज देयरफॉर इज कॉल्ड एनोड। और जहाँ ऑक्सीडेशन होती है इसलिए उस जगह को हम एनोड कहते हैं, ठीक है। ये एक हिंट है जो आपने याद रखना है। सो मोर ओवर एनोड इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ वे अप, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ एनोड इन अ ग्रीक लेटर है ये। सो सिंस इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम द जिंक एंड इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे होते हैं, सो देयरफॉर इट्स कॉल्ड एनोड। और डेफिनेटली इसको एनोड इसलिए भी कहा जाता है। सो अवे अप यानी जा रहे हैं, अवे अप इट्स बीइंग गोइंग ऑन द अपर साइड या निकल रहे हैं। सो द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ रिडक्शन हो रही है, डेफिनेटली वो कैथोड होता है। सो कॉपर की बात करेंगे अभी इस एग्जांपल में जो है मैंने आपको बताया कि कॉपर जो है वो एज अ इलेक्ट्रोड कैथोड है और इलेक्ट्रोड एनोड जो है वो जिंक है। So reduction takes place at copper electrode, therefore it is called anode. Moreover, cathode is derived from a Greek cathodes, which means a way down. और इसका मतलब way down होता है। Since electrons enter in the cell through copper electrode, therefore दे आर कॉल्ड कैथोड। और इस तरह से सेल में जो है इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होते हैं जिसको हम कैथोड कहते हैं। सो आप स्टूडेंट्स ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अपने दोस्तों को ये आंसर भी शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि एनोड और कैथोड को एनोड कैथोड क्यों कहा जाता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है।
Now the next question is what happens at cathode in galvanic cell? जैसे कि आपको पता है कि जो गैल्वेनिक सेल्स होता है वो बेसिकली दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, दैट इज़ द फर्स्ट हाफ सेल एंड दैट इज़ सेकंड हाफ सेल। सो अभी हम सेकंड हाफ सेल की बात करेंगे क्योंकि डेफिनेटली जो कैथोड है दैट इज़ ऑन द सेकंड हाफ पार्ट ऑफ द सेल। तो हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड इन गैल्वेनिक सेल। ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ये इलेक्ट्रोलाइट एक्वस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पिक कर रहा है और फिर कैथोड के साथ जुड़ता जा रहा है। सो ये काम हो रहा है, यानी दैट इज़ बीइंग रिडक्शन आप कह लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टेल के साथ है तो रिडक्शन हो रही होती है एंड थिंग्स आर गोइंग ऑन लाइक रिडक्शन, यानी यू कैन से दैट कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होती है। अगला क्वेश्चन है विच सोल्यूशन इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल जो है वो कास्टिक सोडा बनाने का काम करता है। या आपको एक एमसीक्यू भी आ सकता है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो इधर वो पूछ रहे हैं कि कौन सा सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, तो NaCl प्लस वाटर यानी कि ब्राइन आप कह लें कि सोल्यूशन होता है जिसको बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके आंसर की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैचुरेट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सैचुरेट सोल्यूशन आपको छठे चैप्टर में समझाया था कि क्या होता है। तो जब तक आप नमक डालते रहते हो पानी में तो एक वक्त आता है कि पानी में नमक हल होना बंद हो जाता है। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, यानी से 1 लीटर 500 ml या 250 ml। तो उसके सोल्यूशन को आप ब्राइन कहोगे और वही नेल्सन सेल में जो है वो बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हो रहा होता है। 16 क्वेश्चन है कि वाई गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस इज डन। और इससे पहले ये क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ मैं, नेम द बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन नेल्सन सेल। 15वां सवाल है बाय प्रोडक्ट क्या बनते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप कास्टिक सोडा हासिल करने के लिए तो ये बेसिकली सेल का इस्तेमाल करते हो, लेकिन कास्टिक सोडा बनने के साथ साथ जो है आपको कुछ गैसेस मिलती हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो ये आपको चाहिए तो नहीं होते, लेकिन ये गैसें साथ साथ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। सो इस वजह से आप कह लो कि जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो बन रही होती हैं ये। तो इसमें मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हो, इसमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस आपको निकलती हुई नज़र आ रही है और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती हुई आपको नज़र आएगी। ये देखें येलो पार्ट से क्लोरीन गैस आउटलेट है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली। तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन के लिए इस सेल का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये चीज़ें इजाफी बन रही हैं साथ। तो जो चीज़ इजाफी बने, जैसे आप लेट से दैट कि कोई चीज़ इजाफी तौर पे बना लो तो उसको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। सो इसका आंसर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सो ये आप देख सकते हो हाइड्रोजन क्लोरीन ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। उसके बाद 16th क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग क्यों की जाती है। और लोहे को बचाना है सबसे बड़ा अमल। ये जो जिंक होता है, याद रखो जिंक इस्तेमाल होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के लिए, और जिंक कुर्बानी देता है, ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है, और आयरन यानी लोहे को जो है वो ऑक्सीडाइज होने नहीं देता, तो खुद कुर्बानी खेल देता है यानी ऑक्सीडाइज होने की। तो क्योंकि ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एज कम्पेयर टू आयरन, तो इसलिए गैल्वेनाइजेशन हो जाती है। और ये जब प्रोसेस पता लगा साइंसदानों को, तो ये जो हार्बर्स पे खड़ी हुई शिप्स हैं, कश्तियाँ वगैरह हैं, इनको जंग बहुत लगता था, तो फिर गैल्वेनाइजेशन करके इनका जो नीचे वाला बॉटम, जो शिप का बॉटम वाला हिस्सा होता है, ठीक है, शिप का जो बॉटम वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये सारा गैल्वेनाइज कर दिया जाता था, यानी इसमें जिंक प्लेटिंग कर दी जाती थी। चाहे हम इसको डिप्रेसिव यानी हॉट प्लेटिंग करते थे या फिर इसको इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते थे, लेकिन प्लेटिंग होती थी तो इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते थे या गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहते थे। और दैट वाज एन अमेजिंग प्रोसेस, जिससे लोहा बचाया जाता था और लोहे की उम्र जो थी वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी, और शिप की जो लाइफ थी वो अगर 50 साल है तो वो 100 साल हो जाती थी। सो आंसर की तरफ चलते हैं। और इसका आंसर काफ़ी सिंपल सा ही है कि गैल्वेनाइजिंग ऐसे की जाती है क्योंकि आपने आयरन को रस्टिंग से बचाना होता है। सो इसको आप करोजन भी कह सकते हो कि आयरन को आपने करोजन से जो है वो बचाना होता है। वाई आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रिक्वेंटली। वो जो आपके घरों में जो खिड़की है, खिड़की की जो ग्रिल है वो आयरन की बनी होती है, या कोई कह लें आप गेट वगैरह भी अगर आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना, इसको पेंट किया जाता है। और ये वजह इसको यही है कि इसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देना। पेंट लगा दोगे तो इससे ये होगा कि ऑक्सीजन और पानी जो है
वो आयरन तक नहीं जा पाएगा, वो पेंट को ही लगता रहेगा, तो आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सो आंसर की तरफ देखते हैं क्या आंसर है। सो वाई एन आयरन ग्रिल इज पेंटेड फ्रीक्वेंटली, तो आयरन ग्रिल जो है वो पेंटेड फ्रीक्वेंटली टू स्टॉप रस्टिंग और करोजन, ताकि रस्टिंग और करोजन को रोका जाए। द सरफेस ऑफ द आयरन ग्रिल इज कवर्ड विद पेंट so that the water vapors, oxygen or carbon dioxide are not in contact with it, so therefore it remains free from the corrosion. Why oxygen is necessary for rusting, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है। सो ऑक्सीजन ही से तो रस्टिंग होगी। सो देखते हैं आंसर की तरफ। सो इट इज़ नॉट एन सिंपल गेम टू अंडरस्टैंड। आप देखें ज़रा, ड्यूरिंग रस्टिंग आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन 2 एटम में से हमने निकाल लिए हैं, और ऑक्सीडेशन इसलिए क्योंकि हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन है। सो दीज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जाते हैं हायर ऑक्सीजन जगह के ऊपर, और वहाँ पर जाकर लेयर ऑफ वाटर में यू कैन से दैट के चले जाते हैं पानी में। सो दिस रीजन लेट्स से दैट कि ये आपके पास एक आयरन की शीट है, और यहाँ से आयरन के जो है इलेक्ट्रॉन्स अब मूव कर रहे हैं, और यहाँ पानी है, ठीक है, और यहाँ पानी में ये इलेक्ट्रॉन जो हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस पानी में यहाँ पर आ गए हैं। और अब क्या हो रहा है कि पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए हैं, अब ये रीजन बतौर कैथोड एक्ट कर रहा है, और ये रीजन बतौर एनोड, यानी शीट के ऊपर ये एनोड कैथोड बन गए हैं। और ऑक्सीजन इज़ रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस, और यहाँ पे चूँकि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल हो रही है, तो पानी जो है वो हाइड्रोजन आयंस भी बना रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कह लें कि हाइड्रोजन आयंस को मिले हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन को मिलेंगे, तो फिर ये ऑक्सीजन से मिलकर मज़ीद पानी को बढ़ा देंगे, यानी एडजस्ट हो गए। अब यहाँ पे आयरन ने जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया हुआ है, यानी आयरन तो ऑक्सीडाइज हो चुका हुआ है, और यहाँ पर ऊपर जो ऑक्सीजन है, जो हवा में ऑक्सीजन है, मज़ीद ये कैपेबिलिटी रखता है इस ऑक्सीजन के साथ अब इसके इलेक्ट्रॉन ले लेने की। तो वही होगा कि जो हमारे पास आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और कुछ हाइड्रोजन आयंस जो कि डेफिनेटली दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग हेयर एज वेल, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस भी होंगे, और ये भी ऑक्सीजन से मिलने की कोशिश में रहेंगे। तो यू कैन से दैट कि अब यहाँ पे सिनेरियो ये क्रिएट हो रहा है कि मज़ीद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये वाली इक्वेशन जो है, इसमें आप कह सकते हो कि आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये वाटर बन जाएगा, और फिर जो आयरन ऑक्सीडाइज हुआ था ये वाला, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, जैसे भी बता रहा था मैं आपको, और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी Fe2O3.NH2O, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट। और ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ताकि आप इसको बोर्ड एग्ज़ाम में लिख सको। और इसमें 2+NH2O लिखना है आपने, और हाफ O2 लिखना है। ये ऐसे ही आपने इक्वेशन लिख देनी है। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हायर क्लासेस का टॉपिक है, और मैं इतनी डिटेल में आपसे भी बात कर भी नहीं सकता। मैंने रस्टिंग में थोड़ी सी इस बात की एक्सप्लेनेशन दी है, तो वहाँ पर आप लेक्चर में जाके इस बात को मज़ीद समझ सकते हैं। बहरहाल ये आंसर है, आपने इसको फॉलो करना है। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच सॉल्ट इज़ यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, याद रखें जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसी का सॉल्ट अमूमन यूज़ किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में क्रोमियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है, और ये क्रोमियम का +3 चार्ज होगा, सल्फेट -2 होगा, ये बैलेंस कर दिए, ये 2 आयंस बनेंगे और सल्फेट के 3 आयंस बनेंगे। इसमें सोल्यूशन में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला जाता है ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए। राइट द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, इस रिडॉक्स रिएक्शन को भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सल्फेट आयनाइज हो चुका हुआ है, और वाटर है उसने भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी आयंस प्रोड्यूस करने हैं क्योंकि ये सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व होता है। और एनोड पे क्या हो रहा है, नेगेटिव आयंस एनोड पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है एनोड पे, और फिर ये 4 में से आप कह लें दोनों इक्वेशन को हम 3 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहरहाल 3 इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम यूज़ करके क्रोमियम प्लेट हो रहा है इस वक्त कैथोड के ऊपर। तो ये एक रिएक्शन है विच इज़ नोन एज द ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव और रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये मैंने समझाया है, जब मैंने क्रोमियम प्लेटिंग समझाई है तो वहाँ पर मैंने ये समझाया है। आप मज़ीद समझना चाहें तो वहाँ पर जाके समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम 21वें सवाल की तरफ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेयर सिल्वर आयंस कम्स एंड वेयर दे डिपॉजिट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब सिल्वर की हो रही होती है तो ये सिल्वर आयंस कहाँ से आ जाते हैं और ये कहाँ डिपॉजिट होते हैं। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर आयंस जो हैं वो एनोड की तरफ से आते हैं एंड मेड अप ऑफ सिल्वर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये देखें
अब ये सोल्यूशन में चला गया आयन, और ये इलेक्ट्रॉन अब जंप करके आ गया दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहाँ से ये सिल्वर इसको रिसीव करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा। यानी ये सिल्वर प्लेटिंग हो रही है इस वक्त, राइट? तो सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। सो दैट इज़ अ गुड आंसर टू एक्सप्लेन इट। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस तरह के नेचर का इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया? तो इसमें आप देख सकते हो कि एनोड इज़ मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड। एंटीमोनियल लेड जो है आप कह लो एक एलॉय है, ठीक है? ये एलॉय एंटीमनी का और लेड का यानी पीबी का बना हुआ है। ये कैथोड के तौर पे, सॉरी एनोड के तौर पे यूज़ होता है, और कैथोड जो है वो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट होगा जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जानी है। और याद रखिएगा डेफिनेटली आपने क्रोमियम सल्फेट का यूज़ करके क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम का असूल के हिसाब से इलेक्ट्रोड नहीं लिया गया, बल्कि एंटीमोनियल लेड का लिया गया। या आपने बतौर एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात याद रखनी है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा था चैप्टर नंबर 7 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं नोट डाउन कर लिए होंगे आपने, और आपको समझ आ गई होगी। और मज़ीद वीडियोस देखनी है आपने इस चैप्टर की तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ पे साथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में 9, यानी आपकी 9th क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये। तो वहाँ पे आप सारे जो है, या आप कोई भी टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लिख के साथ जीएस एकेडमी सर खुरम लिखें तो वो टॉप पे रैंक करेगा यूट्यूब सर्च में। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं लेक्चर को। और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस में आपको जो है पढ़ाने के लिए बनाता रहूँगा। और अपने दोस्तों के साथ मेरा जिक्र ज़रूर कीजिएगा और उनको मेरी वीडियोस शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।